बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर टाइम दे रहे होंगे। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है इनर शेल ट्रांजिशन एंड एक्सरे। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि बुनियादी तौर पे इनर शेल ट्रांजिशन क्या है। इनर शेल ट्रांजिशन लाइट एलिमेंट्स में होती है या हैवी एलिमेंट्स में होती है। एक्सरे प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है, इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स कौन से हैं, किस तरह से हम इसको ऑपरेट करते हैं और इसमें क्या ये हमारे पास एडवांस टॉपिक के हवाले से ये डिस्क्रीट लेवल एनर्जी देता है या कंटिन्यू एनर्जी देता है। और एट द एंड हम चेक करेंगे कि एवरीडे लाइफ में हम एक्स रेज को कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। स्टार्टिंग अगर हम करें तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमारे पास एक हैवी एलिमेंट है जिसमें आप कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर के एल एम हमने जस्ट 3 एनर्जी लेवल्स को शो किया हुआ है। जैसा कि हम इससे पहले हाइड्रोजन मॉडल के अंदर एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन मॉडल हीलियम या जो हमारे स्मॉल एलिमेंट्स हैं जिसमें के एल मैक्सिमम 2 या 3 शेल्स आते हैं, इन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी सिंपल होती है यूजिंग द बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसके मुताबिक पहले एनर्जी लेवल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म के अंदर होते हैं। तो इसमें अगर हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स या अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट लाइट खारिज करेगा, जैसे कि हमने लाइमन बामर पैस्टन सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट हैवी होता जाएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है। इनर शेल ट्रांजिशन ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन जो बड़ा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आए और आकर डायरेक्टली इस एक इलेक्ट्रॉन को हिट करे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट कर जाए और अपनी जगह पे यहाँ एक एम्प्टी स्पेस छोड़ जाए के शेल के अंदर। तो जैसे वो एम्प्टी स्पेस छोड़ेगा, एक आउटर इलेक्ट्रॉन उसकी जगह लेने के लिए फौरी तौर पर अंदर की तरफ मूव करेगा। अब चूंकि इस सूरत हाल में एल एनर्जी लेवल से के एनर्जी लेवल की तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि थोड़ा हाई एनर्जी पे होता है, ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी अमिट कर देता है। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी, जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, डेल्टा ई इज़ ई एन माइनस ई पी, वेयर n is the initial level, p is the final level। तो इस सूरत हाल में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ k माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ l, तो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी है बेटे वो लाई करती है एक्स रे रीजन के अंदर, जो कि अल्ट्रा वायलेट से हाई एरिया के अंदर आता है। इस पूरे प्रोसीजर को हम इनर शेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तमाम की तमाम एडजस्टमेंट एटम अपने ही नेटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ करता है, इसका दूसरे एटम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली इनर इलेक्ट्रॉन्स अपने ही लेवल्स के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, इसलिए इस प्रोसीजर को इनर शेल ट्रांजिशन का नाम दिया जाता है। नाउ हमारे पास जो एक्सरे प्रोडक्शन सिस्टम है, इसमें जो मेजर एलिमेंट है दैट इज़ द ग्लास इन्वेलप और ग्लास ट्यूब। नंबर 2, इस ग्लास ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि जो हवा के पार्टिकल हैं जिसमें मेजरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वो कतई तौर पे कोई रिएक्शन ना करे। कंसिस्ट ऑफ अ बेसिकली फिलामेंट, जिसको अमूमी तौर पे 400 वोल्ट के साथ हम एक्साइट करते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिटली हैवी एलिमेंट लाइक टंगस्टन, जिसको 45 डिग्री के ऊपर अमूमी तौर पर एडजस्ट किया जाता है। उसकी बैक साइड के ऊपर एक कॉपर स्टेम या एक कॉपर का रॉड, जिसके अंदर अमूमी तौर पर ऑयल की मूवमेंट लगातार रहती है ताकि इस एरिया को ठंडा रखा जा सके। अब यहाँ पे हमारे पास ये कॉपर सेक्शन एनोड है और फिलामेंट वो कैथोड है। नॉर्मल इसको हम 400 वोल्ट के साथ एक्साइट करते हैं और हाई वोल्टेज जो 1000 प्लस में आती है उसकी मदद से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन फिलामेंट को हिट करते हैं, इसमें इनर शेल ट्रांजिशन प्रोड्यूस होती है, जिससे चारों तरफ हमारे पास एक्स रेज प्रोड्यूस हो जाएंगी। लेकिन हम इस पूरी ग्लास ट्यूब में एक स्पेसिफिकली विंडो रखते हैं जिसको ट्यूब विंडो कहते हैं। एक्स रे सिर्फ वहाँ से आउट होती हैं, जबकि बाकी पूरी की पूरी ट्यूब को अंदर की तरफ से हम लेड यानी शीशे से कोट कर देते हैं। जेंटलमैन, लेड इज़ द ओनली एलिमेंट जो कि एक्स रे को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, इसलिए ग्लास ट्यूब में हर तरफ
हम एक्स लेड की कोटिंग कर देते हैं ताकि एक्सरे जो है वो कतई तौर पे एनवायरनमेंट में एक्सपोज ना हो, जस्ट हमारे बताए हुए एक स्पेसिफिक एरिया से ही एक्सपोज हो। नाउ द नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट इज कंटिन्यू एक्सरे स्पेक्ट्रा। कंटिन्यू एक्सरे स्पेक्ट्रा एक चीज़ डिफाइन करता है कि जैसा कि हम जानते हैं जी हमारे पास एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन के से एल या एम से एल, एल से के की तरफ जा रहे हैं, तो हमें आउटपुट रिजल्ट डिस्क्रीट मिलना चाहिए क्वांटमली या एक लाइन का। लेकिन जब कभी भी एक्सरे का ग्राफ लेते हैं वो ग्राफ हमें इस फॉर्मेट के अंदर मिलता है जो कि कंटिन्यू लाइंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें दो लाइनें हमेशा बड़ी वाज़िया रहती हैं। आप किसी भी एक्सरे, किसी भी एलिमेंट का एक्सरे आप प्रोड्यूस करें, चाहे वो टंगस्टन है या कोई भी दूसरा हैवी मेटल है, हमेशा आपको ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली इसी फॉर्मेट का मिलेगा जिसमें दो पीक्स बड़ी वाज़िया होती हैं। अब चूंकि ये ग्राफ आपका मुख्तलिफ लाइन से मिलकर बना हुआ है जिसमें दो लाइन लंबी हैं, तो एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या ये हमारे पास डिस्क्रीट फिनोमिना है या ये हमारे पास एक कंटिन्यू फिनोमिना है। इस बात को समझने के लिए अगर यहाँ पे हम अपनी पहली डायग्राम के ऊपर आएँ तो लेट्स सपोज हमारे पास एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इस येलो इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो इस येलो इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद इसको उसने इजेक्ट कर दिया और ख़ुद इस साइड पे आ गया। अब नोट कीजिए, इसको कंप्लीट करने के लिए L से एक एलिमेंट K की तरफ आया, तो अगर हम ये कहते हैं जी L से ट्रांजिशन हुई K की तरफ, तो इसकी वजह से जो एक्सरे बनेगी दैट इज़ कॉल्ड K अल्फ़ा, और K अल्फ़ा की एनर्जी L और K की एनर्जी के डिफरेंस के इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर इसकी बनिस्बत हमारे पास यही प्रोसीजर M से K की तरफ हो तो फिर हम बोलेंगे कि ये K बीटा है। इस तरह अगर N शेल से K शेल की तरफ आए तो ये K गैमा कहलाएगा, और दोनों हमारे पास लेवल के डिफरेंस से K अल्फ़ा, K बीटा, K गैमा की एनर्जी अलग अलग हो जाती है। क्योंकि ये दोनों इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ये एटम से निकल गए, इस टारगेटेड अंडर एग्जामिनेशन एटम ने हमारी रिक्वायरमेंट के लिहाज से एक्सरेज प्रोड्यूस कर दी, लेकिन ये दोनों इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, चूँकि स्टिल इनमें एनर्जी मौजूद है, ये कंटिन्यूसली फर्दर एटम्स के साथ टकराते रहेंगे अनटिल इनकी अपनी एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती, और ये जिन फर्दर एटमों से टकराए उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती। जब तक वो सारी एनर्जी ख़त्म नहीं होगी ये लगातार एक्सरेज या एक्सरे से लोअर एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहेंगे। क्योंकि ये तमाम एनर्जीज सिस्टम यूनिट से इकट्ठी बाहर आ रही होती हैं, तो इस वजह से ये एक कंटिन्यू स्पेक्ट्रा की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और इसको ब्रेक डाउन रेडिएशन या ब्रैमस्लिंग रेडिएशन या कंटिन्यू एक्सरे स्पेक्ट्रा का नाम दिया जाता है। रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास दो तरह की एक्सरे यूनिट्स होते हैं। एक हमारे पास 2 डायमेंशन है जो नॉर्मली यूज़ की जाती है, इसमें जस्ट आपका एक्सरे प्रोडक्शन यूनिट जिसको अभी हमने डिस्कस किया, देन आपका ऑब्जेक्ट या वो पर्सन जिसका आपने जिस स्पेसिफिक हिस्से का आपने एक्सरे लेना है, और देन उस पेशेंट से नीचे जिस टेबल पे पेशेंट को लिटाते हैं उसके नीचे एक्सरे फिल्म या एक्सरे डिटेक्टर। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आप किसी का एक्सरे देखें तो एक्सरे में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक फ्लैश ब्लैक हिस्सा और एक बोन जो कि ज़रा लाइट कलर के अंदर होता है। चूँकि बोन्स के अंदर मेजरली फास्फोरस है, तो फास्फोरस एक्सरेज को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ज़्यादातर एक्सरेज रास्ते में रुक जाती हैं और थोड़ी एक्सरेज डिटेक्टर पे आती हैं, इसलिए वहाँ पे ये हिस्सा ज़रा लाइट कलर में होता है। ऑन द अदर हैंड जो गोश्त है वो चूँकि इसको ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, रिजल्टन जब वहाँ पे एक्सरेज गिरती हैं तो एक्सरेज की वजह से आप कह सकते हैं कि वो हिस्सा डार्क हो जाता है, तो इससे हम एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो उनको ईजीली चेक कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हमारा यूनिट है वो कैट स्कैन या सीटी स्कैन कहलाता है। कैट स्कैन या सीटी स्कैन एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें एक साइड पे एक्सरेज एलिमेंट होते हैं और दूसरी साइड पे उसके कंप्यूटराइज डिटेक्टर होते हैं, और फिर कंप्यूटर 3 डायमेंशनल इमेज को एक तस्वीर के ऊपर मुंतकिल कर देता है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेशेंट के टखने के अंदर एक आप कह लें कि आयरन या कील लगा हुआ है, जिसको हम इस तरह से रियल टाइम में देख सकते हैं कि उसका जो बेसिकली प्रोसीजर किस तरह उसको डैमेज किया गया है।
नाउ योर असाइनमेंट इज़ कि आपने एक्सरे की एप्लीकेशन ढूंढनी है कि इसका मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्री में और मिलिट्री के अंदर या एवरीडे लाइफ में फर्दर इसके क्या क्या इस्तेमाल हैं। यू गॉट सम क्वेश्चन तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।